आज हम देखेंगे लास्ट टू फंडामेंटल राइट्स। पहला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 एंड 30। और फिर उसके बाद है लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो है आर्टिकल 32। और साथ में ही देखेंगे डिफरेंट रिट्स भी। तो फर्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं। ये राइट जो है माइनॉरिटीज़ की बात करता है, दो आर्टिकल्स है इसमें। और अगर माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है तो इट मीन्स वो माइनॉरिटी किसकी होंगी, इंडिया की ही होंगी। तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की बात करता है। तो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसमें माइनॉरिटीज़ कौन सी हो सकती हैं, पहले तो वो दो टाइप की माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसको मैंने स्टार मार्क करा है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि कौन सी माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है अंडर आर्टिकल 29। तो ये कौन सी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और ऐसे ही आर्टिकल 30 में भी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है। तो ये इन माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब इंटरेस्ट कौन से हो सकते हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो आर्टिकल 29 है उसकी दो क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज क्या कहती है, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो कि इंडिया में रिजाइड कर रहा है, ऐसे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं, उनको राइट है कि वो अपनी कल्चर, स्क्रिप्ट या फिर लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये क्या बोल रहा है, सेक्शन, मतलब कि ये एक ग्रुप राइट है। ये ग्रुप की बात कर रहा है कि जो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनको राइट है कि इन तीन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का, इन तीन चीज़ों को कंजर्व करने का। तो वो तीन चीज़ें कौन सी हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। अब लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्ड जो यूज़ करा गया है वो सेक्शन यूज़ करा गया है, तो ये जो पर्टिकुलर राइट है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं हो सकता, मतलब कि ये मेजॉरिटी के लिए भी है। लेकिन ये बाद में ही सुप्रीम ने बोला था, पहले हमेशा क्या बोला जाता था कि ये जो राइट है ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें, उसमें ऐसी कोई भी क्लॉज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही है। तो अगर प्रीलिम्स में या फिर इवन वनडे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए कि क्या आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें ओनली वर्ड यूज़ हो गया। और अगर ये कहा जाए कि क्या आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो वो करेक्ट होगा क्योंकि उसमें मेजॉरिटी की बात नहीं करी गई है। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के लिए भी है और मेजॉरिटी के लिए भी है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट दिया था ये बाद में दिया था, और क्योंकि उसने इस सेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया था कि उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें जो वर्ड यूज़ करा गया है वो सेक्शन है, जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर माइनॉरिटी को रेफर नहीं करा गया है इस आर्टिकल में। तो ये एक तो ग्रुप राइट हो जाता है, कलेक्टिव राइट है, और ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की या कंजर्व करने की बात करता है। साथ ही साथ में ये माइनॉरिटी राइट भी है और मेजॉरिटी राइट भी है। लेकिन अलग से देखना हो कि कौन सी माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है, तो दो टाइप्स की माइनॉरिटीज़ होंगी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो ये तो रही इसकी फर्स्ट क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट क्लॉज अंडर दिस आर्टिकल इज राइट टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या कहता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको मेंटेन करा जाता है स्टेट के द्वारा, या फिर जिनको एड या फंड करा जाता है स्टेट के द्वारा, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको या तो स्टेट मेंटेन कर रही है या फिर फंड कर रही है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हर किसी को एडमिशन लेने का राइट है, हर सिटीज़न को एडमिशन लेने का राइट है। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन दीज ग्राउंड्स। वो ग्राउंड्स कौन सी हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। तो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट है।
मतलब कि एक सिटीज़न की बात कर रहा है। सपोज़ मैंने किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन लेना है और मेरी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उस इंस्टीट्यूशन में डिनाई नहीं करा जा सकता मुझे एडमिशन लेने से ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मेरा राइट हुआ, तो ये क्या हुआ, ये एक इंडिविजुअल राइट हुआ। लेकिन जो क्लॉज 1 थी इसकी, वो सेक्शन की बात करती थी, तो वो क्या था, एक ग्रुप राइट। तो फर्स्ट पार्ट में बात करी गई है कि सेक्शन को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकती है। और जो सेकंड क्लॉज है वो बात करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की, और उन्हें उन्हीं के बेसिस उन एडमिशन के लिए किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जिनको मेंटेन करा जाता है स्टेट के द्वारा, और या फिर जिनको एड या फिर फंड करा जाता है स्टेट के द्वारा। तो अब इसमें क्या बोला गया है, कंजर्व सेपरेट आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें हमने क्या बोल दिया कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करना है, तो ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप की आइडेंटिटी को कंजर्व करता हुआ ना। तो इस आर्टिकल का पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेक्शन जिसका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, स्पेशल कल्चर है, मेन स्ट्रीम लोगों से अलग कल्चर है, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट दिया गया है, ताकि वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को कंजर्व करके रख सकें। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि इन चीज़ों को अगर आप उन लोगों ने कंजर्व करना है, माइनॉरिटीज़ ने अपनी लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट को अगर कंजर्व करना है, तो इसी आर्टिकल के अंदर उनको एजिटेट करने का राइट भी दिया गया है। सपोज़ कि जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में ऐसा बोला जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर माइनॉरिटी की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके बेसिस पर फिर वो इलेक्शंस की कैंपेन भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर इस प्रॉमिस के बेसिस पर, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के प्रॉमिस के बेसिस पर इलेक्शन कैंपेन करी जा रही है, तो वो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो एक करप्शन नहीं होगी, वो एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। मतलब कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्शन कैंपेन्स में लैंग्वेज को प्रमोट करने के प्रॉमिसेस कर सकते हैं। वो अपनी स्पीचेस में ये बोल सकते हैं किसी माइनॉरिटी को कि हम आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करके रखेंगे, आपके कल्चर को कंजर्व करके रखेंगे, तो वो ऐसे प्रॉमिसेस कर सकते हैं और ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल लें कि हाँ, लोगों को राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए या फिर कल्चर को कंजर्व करने के लिए एजिटेट या प्रोटेस्ट कर सकते हैं अंडर दिस आर्टिकल 29। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो तुलु स्पीकिंग लोग हैं कर्नाटका के, वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं कि जो तुलु लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड करा जाए। तो वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि जो 8th शेड्यूल जिसमें कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तुलु को भी उसमें इंक्लूड करा जाए, उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। अब ये था आर्टिकल 29, इसमें ही था। इसमें फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बता दिया, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन जो कि मेंटेन करे गए हों या फिर फंड करे गए हों स्टेट के द्वारा, और उन्हीं में एडमिशन में रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और ये क्या है, एक इंडिविजुअल राइट। और लेकिन जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या है, एक ग्रुप राइट, और इसी के अंदर ही प्रोटेस्ट करने का राइट भी मिला हुआ है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30, दैट इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या है, ये एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ के लिए है। जो आर्टिकल 29 था, मैंने पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, क्योंकि इसमें वर्ड सेक्शन यूज़ हुआ है, तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, ये एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है। मतलब कि ये मेजॉरिटी के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये माइनॉरिटीज़ के लिए है।
और माइनॉरिटीज़ कौन सी हैं, सेम ही हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये क्या बात करता है, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है, इस्टेब्लिश करना है, एडमिनिस्टर करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ये क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इनको डिफाइन किस में करा गया है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004 में। यही एक्ट बताता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन क्या है, उनको मेंटेन कैसे करना है या फिर उनको एडमिनिस्टर कैसे करना है। दिस पर्टिकुलर एक्ट, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल राइट है। सो डज नॉट फॉलो नॉर्मल रिजर्वेशन पैटर्न, क्योंकि अब ये एक स्पेशल राइट है अंडर आर्टिकल 30। तो ये जो नॉर्मल एक रिजर्वेशन पैटर्न चलता है, SC STs OBCs इन कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशन मिलती है, तो लेकिन ये सेम रिजर्वेशन इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी। सेम पैटर्न रिजर्वेशन का यहाँ पर फॉलो नहीं करा जाएगा। अंडर आर्टिकल 30 ये चीज़ बोली गई है। अब लेकिन ये बताया गया है कि कौन कौन से राइट्स हैं इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन माइनॉरिटीज़ के पास। कौन सी माइनॉरिटीज़, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। पहला क्या बोला गया है कि ऑल माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो इस्टेब्लिश भी कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती हैं, उनको मैनेज भी कर सकती हैं। और ऐसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बोला है कि जो स्टेट है, स्टेट के पास राइट है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है और बदले में फिर वो कंपनसेशन देगी। अच्छा, अब स्टेट अक्वायर कैसे करेगी, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अगर तो फंडामेंटल राइट होता तो इन दैट केस स्टेट वायोलेशन ना कर पाती। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाना है, सपोज कोई हाईवे वगैरह का प्रोजेक्ट है और जिस रास्ते से वो निकलेगा वहाँ पर एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो स्टेट के पास राइट है कि वो उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है, लेकिन उसको रिटर्न में क्या देना होगा, एक प्रॉपर कंपनसेशन देनी होगी, कंपनसेशन अमाउंट देनी होगी। और वो अमाउंट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो उससे जो माइनॉरिटी हैं वो कहीं और जाकर या तो उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके या फिर उस कंपनसेशन से उनका राइट भी वायोलेट ना हो, कोई भी राइट उसका वायोलेट ना हो। ये कंपनसेशन इतनी तो होनी चाहिए कि वो अगर ये प्रॉपर्टी उनसे ली जा रही है तो कहीं और जाकर वो इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर पाएँ। और अक्वायर कैसे कर सकती है स्टेट, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब थर्ड इसमें क्या बोला गया है कि जो भी एड स्टेट दे रही है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज 2 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मैनेज करने के लिए स्टेट एक को तो ज़्यादा एड दे रही है और दूसरी को फाइनेंशियल हेल्प कम मिल रही है, तो इन इंस्टीट्यूशंस को अगर फाइनेंशियल एड देनी है तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 30 है उसमें ये भी बोला गया है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब कि अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30। अच्छा, ये जो वर्ड माइनॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं करा गया। इस फैक्ट को भी याद रखना है, चाहे वो आर्टिकल 30 के लिए हो और चाहे फिर वो आर्टिकल 29 के लिए हो। माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करा गया है। अब नेक्स्ट है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। पहली है सेंट स्टीफन्स वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली केस। इसमें बोला गया कि 50% सीट्स फॉर अदर कम्युनिटीज़ प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड। इसमें क्या बोला गया
कि जो स्टेट होगी, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो 50% सीट्स तो माइनॉरिटीज़ के लिए रिज़र्व रख सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 50% सीट्स होंगी वो अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी यूज़ करी जा सकती हैं, लेकिन वो प्योरली मेरिट बेस होगा। और नेक्स्ट इसमें केस आता है TMA पाई फाउंडेशन केस। अब ये इम्पॉर्टेंट केस है रिलेटेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या बोला गया है, दैट राइट टू एडमिनिस्टर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट के पास राइट है कि वो कोई रेगुलेशंस अप्लाई कर सकती हैं इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और अब वो स्टेट ऐसा क्यों करेगी, एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए या फिर एजुकेशन एक्सेलेंस के लिए, ताकि इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी एजुकेशन दी जा रही है उससे एकेडमिक एक्सेलेंस जो हो वो इम्पैक्ट ना हो। जितनी भी एजुकेशन हो वो इन इंस्टीट्यूशंस में वो भी अच्छे लेवल की एजुकेशन ही दी जाए। तो इन ये रेगुलेशंस कौन से इंस्टीट्यूशंस में लगा सकती है, जिनको रिकॉग्नाइज या फिर एड करा जाए स्टेट के द्वारा, या फिर जिनको सिर्फ रिकग्निशन ही मिले। आर्टिकल 30 में ही बताया गया है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 3 टाइप के हैं। पहले वो जिनको रिकग्निशन और एड दोनों ही स्टेट से मिलते हैं। सेकंड वो है जिनको सिर्फ रिकग्निशन स्टेट से मिलती है और एड नहीं मिलती। और ऐसे ही थर्ड वो जिनको रिकग्निशन भी स्टेट से नहीं मिलती और ना ही उनको एड या फिर फंड ही स्टेट से मिलता है। तो सिर्फ जो ये वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रिकग्निशन और एड या फिर ओनली रिकग्निशन ही स्टेट से मिलती है, वहाँ पर ही स्टेट रेगुलेशंस अप्लाई कर सकती है। वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो कि ना तो स्टेट से कोई रिकग्निशन ले रहे हैं, ना ही स्टेट से वो कोई फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं, वहाँ पर कोई भी स्टेट रेगुलेशंस नहीं लगा सकती। मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकती। अब लक्ष्मीकांत में एक केस दिया गया है, सेक्रेटरी ऑफ मेलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, सो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। इसमें बस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कुछ राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के पास कि कैसे इन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना है या फिर कैसे इनको एडमिनिस्टर करना है। वो राइट्स कौन से हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस अपनी कोई गवर्निंग बॉडी चूज़ कर सकते हैं खुद ही, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक बॉडी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही उनका अपना टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ चूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख सकते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे राइट्स दिए गए हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि माइनॉरिटीज़ को ये जो राइट दिया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई अनड्यू एडवांटेज दी जाएगी और जो मेजॉरिटी सेक्शन होगा उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। मतलब कि ये बात करता है दैट नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। माइनॉरिटीज़ को एडवांटेज देने के लिए मेजॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता, ऐसा बोला गया है इस पर्टिकुलर केस में। और उसके साथ ही ये भी बोला गया है कि जो राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये सेम चीज़ TMA पाई फाउंडेशन में भी बोली गई थी और उसको रीअफर्म करा गया था इस पर्टिकुलर केस में, जो कि है सीरियन कैथोलिक के कॉलेज से रिलेटेड। इसी में भी ये चीज़ बोली गई कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट रेगुलेट कर सकती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चेक रख सकती है, मतलब कि उसको कंट्रोल कर सकती है ताकि वहाँ पर कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। और ऐसे ही स्टेट इंटरफेयर भी कर सकती है, लेकिन वो इंटरफेरेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इनके जो राइट्स हैं वो ही वायोलेट हो जाएं, जो कि आर्टिकल 31 में दिए गए हैं। स्टेट का काम बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब करना हो सकता है या फिर क्वालिफिकेशंस देना अपॉइंटमेंट के लिए, जहाँ फिर एम्प्लॉइज़ की क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करना हो सकता है। लेकिन ऐसी रेगुलेशंस नहीं कर सकती स्टेट जिससे इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स वायोलेट हो जाएं, जो कि आर्टिकल 31 में दिए गए हैं। और ऐसे ही इसमें बोला गया है ऐसे माइनॉरिटी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि अनएडेड हैं बाय स्टेट, मतलब कि जिनको स्टेट से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, उनके पास राइट है कि वो खुद फ्रीडम से ही अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, अपना स्टाफ भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे वर्थलेस हैं, मीनिंगलेस हैं अगर उनकी एनफोर्समेंट ही ना हो, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इन्फोर्समेंट किस में इंश्योर करी गई है? वो इंश्योर करी गई है आर्टिकल 32 में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी एक फंडामेंटल राइट है। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है दैट इट इज़ एन आर्टिकल विदाउट विच कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वर्थ ही नहीं रह जाएगा विदाउट दिस आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी होगा, ये बोला गया है बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और ऐसे ही उन्होंने बोला है कि ये जो आर्टिकल 32 है, इट इज़ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लाइंस को आप मीन्स के लिए कोट कर सकते हो। और ऐसे ही इस आर्टिकल 32 ने ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लगाई है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स इफ वायोलेटेड। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई इंसान जाता है, अगर कोई सिटीजन जाता है जिसके राइट्स की वायोलेशन हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती कि आप किसी हाई कोर्ट के पास चले जाओ या फिर आप किसी लोअर कोर्ट के पास चले जाओ। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ड्यूटी बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसके ऊपर कि उसको उस इंसान को सुनना ही होगा, वो मना नहीं कर सकती। अब इसमें ये जो आर्टिकल 32 है, इसमें 4 प्रोविजंस दी गई हैं। फर्स्ट प्रोविजन क्या कहती है कि दैट डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट को उस इंसान को सुनना ही होगा। वो जो इंसान है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकती। और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स हैं टू इम्प्लीमेंट दोज फंडामेंटल राइट्स और टू एनफोर्स दोज फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है तो वो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और ऐसे ही बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकती हैं, ऑर्डर्स इशू कर सकती हैं और रिट्स भी इशू कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सच फंडामेंटल राइट्स। रिट्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शोरेरी एंड कोवरेंटो। अच्छा, प्रीलिम्स में ना 3 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, डिफरेंट क्वेश्चंस है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले तो अगर पूछा जाए कि गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। अगर पूछा जाए प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो वो होंगे प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, तो वो होंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो वो होंगे प्रेसिडेंट। और ऐसे ही अगर पूछा जाए कि इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो वो भी जुडिशरी होगी। जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उसमें लोअर कोर्ट्स भी आ जाएंगे और हाई कोर्ट भी आ जाएंगे। तो इंटरप्रेटर कौन होगा? इंटरप्रेटर होगी जुडिशरी। और ऐसे ही गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ सिर्फ फंडामेंटल राइट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। और प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगा? प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। अब ऐसे ही इस आर्टिकल में बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी और कोर्ट को भी
रिट इशू करने का या फिर डायरेक्शंस इशू करने का पावर दे सकती है। देखिए इसमें हाई कोर्ट की बात नहीं करी गई है। हाई कोर्ट के पास 226 के अंदर ये ऑलरेडी राइट है रिट इशू करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, जितने भी सारे के सारे लोअर कोर्ट्स हैं, उनके पास भी सेम राइट हो सकते हैं रिट इशू करने के, अगर पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट उन सारे कोर्ट्स को सेम राइट्स दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट ने ही ये राइट्स दिए हैं अंडर आर्टिकल 135। तो ये राइट, ये बात किस में बोली गई है? आर्टिकल 32 में, कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी कोर्ट को सेम राइट्स देने की, और वो राइट्स फिर देगा किस अंडर आर्टिकल के अंदर? वो होंगे आर्टिकल 135। ऐसे ही बोला गया है कि देखिए कोई भी सिचुएशन हो, वैसे तो ये राइट्स जो होंगे वो सस्पेंड नहीं होंगे, उनको बैन नहीं करा जाएगा, लेकिन अगर इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशन हो, वॉर टाइम की सिचुएशन हो, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो सस्पेंड कर सकता है, कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट। मतलब कि हमें राइट क्या मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 32 कि अगर हमारे राइट की वायोलेशन होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। लेकिन अगर इमरजेंसी वगैरह है अंडर आर्टिकल 359 या फिर कोई वॉर टाइम सिचुएशन है, तो प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जाओगे। तो ये थी इसके अंदर कुछ 4 प्रोविजंस। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास इस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल एंड कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, नॉट एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब क्या है कि वो जो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। किसी ज़रूरी नहीं है कि वो पहले किसी और कोर्ट के पास जाए, फिर वे ऑफ अपील वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाए। और साथ में ही बोला गया है कि कॉन्करेंट पावर है। कॉन्करेंट का मतलब है कि सेम सेम चलना, सेम ही पावर हाई कोर्ट के पास है और सेम ही पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये क्या हुई? एक नॉट एक्सक्लूसिव पावर हुई, सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। अंडर आर्टिकल 139 पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑल अदर पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो पार्लियामेंट है 139 के अंडर उसके पास राइट है, उसके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बाकी की सारे राइट्स भी दे सकती है रिलेटेड टू डायरेक्शंस या फिर रिट्स वगैरह से रिलेटेड, और सुप्रीम कोर्ट को उसने दिए भी हैं। ये जो रिट्स की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास भी, वो अंडर आर्टिकल 139 ही पार्लियामेंट के द्वारा दी गई है। हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट से वाइड होती है। तो इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन किस में है? अंडर आर्टिकल 32 प्लस पावर्स बाय पार्लियामेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 139। जितनी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 में है, प्लस ऐड होकर जितनी ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट ने उस सुप्रीम कोर्ट को दे दी अंडर आर्टिकल 139, अगर उन टोटल उनको कंबाइन करा जाए तो वो किसके इक्वल होंगी? हाई कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। और इसमें बात करी जा रही है फंडामेंटल राइट्स की भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी, ऐसे ही लीगल राइट्स की भी। वाइड कैसे है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं देखेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स को भी देख सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही देख रही है। तो पहले तो हम यही चीज़ देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 32 रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, और डील किससे, इससे डील कौन करेगा? इस सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है। और जो आर्टिकल 226 है उसमें हाई कोर्ट्स की पावर दी गई है, और इसी के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट फिर रिट्स इशू करेगा फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली।
मतलब कि आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर रिट्स इशू करनी है सुप्रीम कोर्ट को तो वो सिर्फ तभी इशू करेगी जब फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होगी, अदरवाइज नहीं करेगी। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बाकी के केसेस में भी रिट्स इशू कर सकती है, जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, तो उन केसेस में भी ये डायरेक्शंस या फिर ऑर्डर्स इशू कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। तो जो हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइड है देन सुप्रीम कोर्ट। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड है कि उसको अंडर आर्टिकल 32 उस इंसान को सुनना ही होगा जिसके फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हुई है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, वो मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती। जो सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ फंडामेंटल राइट की ही बात क्यों करी गई है? पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया का एपेक्स कोर्ट है, मतलब कि टॉप की बॉडी हो गई, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी भी पोजीशन को टॉप पर रखा गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को टॉप पर रखा गया है, और इनकी सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए, इनकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए ये बोला गया है कि इनकी हियरिंग भी कौन करेगी, इनसे रिलेटेड जो वायोलेशंस होंगी उनको भी कौन सुनेगा, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से कौन डील करता है? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अब ये जो रिट्स इशू करी जा रही हैं बाय सुप्रीम कोर्ट और बाय हाई कोर्ट, उनको देखेंगे हम। रिट्स जो हैं वो पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में थी, जिनको प्रिरोगेटिव रिट्स बोलते थे। ये रहने दीजिए, ये बाद में देखेंगे। 5 टाइप की रिट्स होती हैं: हेबियस कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्श्योरेरी एंड देन क्वो वारंटो। 1950 से पहले जो बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकटा हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट, इनके पास ही पावर्स होती थी रिट्स इशू करने की। सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस। देखिए, इनको याद रखने का मेथड मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया था मैंने ये। एच से इसका आप एच याद रख सकते हो, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो हेबियस से हेबियस का एच और ये हो गया एच, टू हैव द बॉडी ऑफ और टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। ऐसे ही मंडेमस का मीनिंग क्या होता है? वी कमांड। तो एम को अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से हम क्या देखेंगे? वी कमांड। और ऐसे ही है प्रोहिबिशन, जिसका मीनिंग ही क्या होता है? फॉरबिड करना। तो ये तो पता चल जाएगा। ऐसे ही है सर्श्योरेरी। तो सर्श्योरेरी का सी लेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा यूज? सर्टिफाइड में या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ऐसे ही जो 5th है वो है क्वो वारंटो, जिसका डब्ल्यू हम यूज करेंगे वारंट के लिए या फिर इस डब्ल्यू के लिए बाय व्हाट अथॉरिटी। तो अब हम इनको देखते हैं कि रिट्स है कौन सी। सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ और टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। ये ऐसे इंसानों को लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए होता है जिनको डिटेन करके रखा हो, जिनको इलीगली डिटेन करके रखा हो विदाउट एनी रीज़न। तो ये किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। 2 तरह के लोगों के अगेंस्ट ये इशू करा जा सकता है रिट को, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। मतलब कि अगर गवर्नमेंट किसी को इलीगली डिटेन करके रख रही है या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए किसी को डिटेन करके रख रही है, तब भी ये इशू करा जा सकता है। अगर किसी इंसान ने ही किसी दूसरे इंसान को कन्फाइन करके रखा है या फिर डिटेन करके रखा है, उस केस में भी ये इशू करी जा सकती है। अच्छा, इससे ना रिलेटेड एक चीज़ है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है टू प्रूव इन कोर्ट दैट यू आर एन एग्रीव्ड पर्सन। देखिए, रिट्स कब इशू करी जा रही हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो रिट्स इशू करी जा रही हैं जब फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है। जैसे कि इस केस में इसमें किसी को इलीगली कन्फाइन कर दिया, तो हेबियस कॉर्पस की जो रिट थी वो इशू करी गई। तो इलीगली कन्फाइन कर दिया तो वो उसकी लिबर्टी की वायोलेशन हुई। तो ये क्या होगा? इसे लोकस स्टैंडाई के अकॉर्डिंग उस इंसान को कोर्ट में आकर ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि वो ही एक एग्रीव्ड पर्सन है, वो ही एक ऐसा इंसान है जिसके राइट्स की वायोलेशन हुई है। तो इस केस में, हेबियस कॉर्पस के केस में, लोकस स्टैंडाई पार्शली अप्लाई होगा।
क्योंकि जिस इंसान को पार्शली क्यों बोला गया है, क्योंकि जिस इंसान को कन्फाइन करके रख दिया तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो कोर्ट में आकर ये बोल सके कि उसके राइट्स की वायोलेशन हुई है, उसकी लिबर्टी की वायोलेशन हुई है। तो उसकी जगह पर फिर अगर कोई और गया तो वो क्या, उस केस में क्या होगा कि ये पार्शली अप्लाई होगा लोकस स्टैंडाई, क्योंकि वो इंसान खुद नहीं गया। तो इसमें किसके अगेंस्ट ये नहीं होगा, लॉफुल डिटेंशन पहले तो, अगर वो डिटेंशन, अगर वो कन्फाइनमेंट लॉफुल है। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट में उनका अपने लॉ होते हैं, अगर किसी ने उन लॉज की वायोलेशन करी है, ब्रीच करा है उनका, तो तब भी ऐसे ही कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में। और ऐसे ही अगर कोई जो डिटेंशन है वो कम्पिटेंट कोर्ट ने कहा है, अगर कोर्ट ने ही कहा है, कम्पिटेंट कोर्ट ने कहा है, जिसके पास अथॉरिटी है कि हाँ किसी पर्टिकुलर इंसान को डिटेन या फिर कन्फाइन करा जाना चाहिए, तो उस केस में फिर ही हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं करा जा सकता। ऐसे ही अगर आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, उस मंडेमस, मंडेमस रिट का मतलब है वी कमांड, मतलब अगर कमांड का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर, तो ये क्या हुआ, दिस इज एन ऑर्डर बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। मंडेमस का मतलब क्या हुआ, वी कमांड, और कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। तो इस रिट के थ्रू जो कोर्ट है पब्लिक ऑफिशियल्स को, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उनको ये ऑर्डर दे रहा है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तब भी परफॉर्म करो। इफ़ यू आर फेल्ड टू परफॉर्म देन आप परफॉर्म करके उस चीज़ को करेक्ट करो। तो इसमें ड्यूटी को परफॉर्म करने का ऑर्डर दिया जा रहा है बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। इसमें पब्लिक ऑफिशियल की बात करी गई है, तो रिलेटेड कौन सी बॉडीज़ होंगी, ऑब्वियसली पब्लिक बॉडीज़ ही होंगी। ऐसे कि पब्लिक बॉडी को इशू करा जा सकता है, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट को भी करा जा सकता है, किसी ट्राइब्यूनल या फिर गवर्नमेंट को भी इशू करा जा सकता है। तो सारी की सारी पब्लिक आएंगी। ये कॉरपोरेशन भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ही होगी। किनको किनके अगेंस्ट नहीं इशू करा जा सकता, प्राइवेट या फिर डिपार्टमेंटल। मैंने पहले ही बता दिया कि जितनी भी पब्लिक बॉडीज़ होंगी तो उनके अगेंस्ट ही ये इशू करा जाएगा। तो बाकी जितनी भी रह गई उनके अगेंस्ट फिर वो नहीं करा जा सकता। पॉज करके एक बार आप इनको रीड कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि वैसे तो बोल दिया कि पब्लिक बॉडीज़ के अगेंस्ट होगी, लेकिन फिर भी प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनके अगेंस्ट भी ये इशू नहीं करी जा सकती। इस केस में लोकस स्टैंडाई अप्लाई होगी, मतलब कि जो कि एग्रीव्ड पर्सन है, जिसके राइट्स की वायोलेशन हुई है, उसको खुद जाना पड़ेगा कोर्ट में। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसका मतलब होता है फॉरबिड करना। तो हाई कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को फॉरबिड करती है, उसको प्रोहिबिट करती है नॉट टू एक्सीड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करके ऐसे डिसीजंस ले रही है या फिर ऐसे केसेस के ऊपर डिसीजंस ले रही है जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या करा जा रहा है इस केस में, प्रिवेंट करा जा रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो अगर ये कोर्ट्स की ही बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ की ही बात होगी। क्वासी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कि प्रॉपरली जुडिशियल नेचर की तो नहीं है, प्रॉपरली वो कोर्ट के पार्ट में नहीं आती है, लेकिन कुछ ना कुछ करेक्टर उसका जुडिशियल है। तो ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट होगा। किसके अगेंस्ट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट। इस केस में भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होगा। और ऐसे ही है नेक्स्ट सर्शियोरेरी। जो प्रोहिबिशन थी वो सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर था, मतलब कि पहले ही रोक दिया, कुछ भी करने से पहले ही रोक दिया। ज्यूरिसडिक्शन कोई लोअर कोर्ट एक्सीड ना करे, पहले ही रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया पहले ही। लेकिन जो सर्शियोरेरी है वो प्रिवेंटिव भी है एंड क्यूरेटिव भी है। मतलब कि अगर डिसीजन ले लिया गया है तो उस डिसीजन को क्योर करने का, उस डिसीजन को क्वैश करने का या फिर नलीफाई करने का भी राइट है थ्रू दिस सर्शियोरेरी रिट। तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या फिर किसी ट्राइब्यूनल को इशू करा जाता है।
इसमें जो हाई कोर्ट या फिर लोअर हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल को क्या कहती है कि आप खुद के पास जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। मतलब कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला कि जो आपके पास पेंडिंग केसेस हैं आप वो हमें दीजिए, हम उन पर डिसीजन देंगे। ऐसे ही अगर कोई डिसीजन ले लिया है लोअर कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ये बोल सकता है थ्रू सर्श्योरेरी रिट कि आप उस डिसीजन को क्वैश करो। मतलब कि उसके ऊपर अब हाई कोर्ट फिर से फैसला सुनाएगी, जो ऑलरेडी डिसीजन लिया था उसको क्रश कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये किसके अगेंस्ट होगी, ये जुडिशल क्वासी जुडिशल के अगेंस्ट होगी। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐड करा था। पहले ये भी सिर्फ जुडिशल और क्वासी जुडिशल बॉडीज़ के अगेंस्ट ही होती थी। अब किसके अगेंस्ट नहीं होगी, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट लोकस स्टैंडाई इसमें भी अप्लाई होगा। लास्ट इज कोवरंटो। कोवरंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। इसका मतलब है कि किसी पब्लिक ऑफिशियल की क्वालिफिकेशंस पूछना। मतलब कि अगर कोई पर्सन कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहा है कि हाँ ये मेरा ऑफिस है, तो उसकी लीगैलिटी को ये देखना कि वो जो क्लेम है क्या वो लीगल क्लेम है, क्या वो सही क्लेम है, क्या वो पर्सन क्वालिफाइड है। उस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए जो रिट इशू करी जाती है उसको बोलते हैं क्वो वारंटो। तो ये इसका पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट्स इलीगल यूसरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब है ताकि कोई भी इंसान किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली यूसर्प ना कर ले, इलीगली उसको होल्ड करके ना रखे। उसका राइट नहीं था, उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, तो वो इंसान क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है ऐसे पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके भी ना रखे, इलीगली यूसर्प ना करे, इसीलिए ही ये रिट इशू करी जाती है। अब किसके अगेंस्ट हो सकती है, ये स्टेट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकती है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी इशू करी जा सकती है। लेकिन कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर कोई प्राइवेट ऑफिस है उसके अगेंस्ट नहीं करी जा सकती। मिनिस्ट्रियल ऑफिस जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह के जितने भी ऑफिस होते हैं उनके अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती। प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट भी इशू नहीं करी जा सकती। लोकस स्टैंडाई इस केस में अप्लाई नहीं होगा। इसका